हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अब प्ले स्टोर पे भी हैं और प्ले स्टोर से आप लोग हमें डाउनलोड कर सकते हैं मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के नाम से। आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है सबसे पहला चैप्टर जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम कहते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। क्या है? तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या होती है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं, कैसे परिभाषित करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश दो तरीके से देखेंगे हम लोग। दो तरीके से देखने का मतलब क्या है कि आवेश जब स्थिर है और जब आवेश गतिशील है। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट मोशन। जब आवेश स्थिर होता है तब हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं, ठीक है। और जब आवेश गतिशील होता है तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। यानी धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाता है जब आवेश आपका क्या होता है, गतिशील होता है। तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन अभी भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम लोग देखें कि इसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ या स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो देखते हैं कि बहुत प्राचीन काल में जब 600 बीसी के अराउंड देखा जाता था, जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुए, यानी जब प्रेक्षित किया गया कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से रगड़ते हैं तो उसके अंदर गुण आ जाते हैं, आवेशन के गुण आ जाते हैं, आवेश होने के गुण आ जाते हैं। जैसे कंघे को अगर बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओगे तो वो कागज के टुकड़े किससे आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंघे से स्टार्ट हो जाएंगे, के आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस के अंदर जब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता गया तो एक प्रयोग हुआ और उस प्रयोग में देखा गया कि जब किसी ग्लास रॉड को, एक हमने ग्लास रॉड ली और इस ग्लास रॉड को हमने किससे रब किया, ठीक है, सिल्क से जब हमने इसको रगड़ा, सिल्क के कपड़े से जब हमने इस ग्लास रॉड को क्या किया, रगड़ा, तो देखा। और फिर हमने एक और ग्लास रॉड ली और उसको भी किससे रब किया, सिल्क से रब किया। तो हमने देखा कि इस ग्लास रॉड को जब दोनों ग्लास रॉड को पास लेकर आए तो इन दोनों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी ये दोनों, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, ठीक है। फिर एक और प्रयोग किया जिसके अंदर हमने एबोनाइट की एक रॉड ली, एक एबोनाइट की क्या ली, रॉड ली, और एबोनाइट की रॉड को फर का मतलब जो जानवर की खाल होती है, ठीक है, उसको हमने फर से क्या किया, रगड़ा। ऐसे ही हमने एक और एबोनाइट रॉड ली और उसको भी हमने किससे रगड़ा, ठीक है, फर से हमने उसको रगड़ा। फिर जब हमने इन दोनों को पास लेकर आए तो हमने देखा कि इन दोनों में भी क्या प्रारंभ हो गया, प्रतिकर्षण प्रारंभ हो गया। दे विल गेट रिपेल्ड, ओके। इनमें रिपल्शन स्टार्ट हुआ, प्रतिकर्षण क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ओके। लेकिन जब हमने देखा कि एक ग्लास रॉड को एक एबोनाइट रॉड के पास लिया, यानी इस ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने के बाद और इस एबोनाइट रॉड को फर से रगड़ने के बाद जब हम आपस में पास लेकर आए तो हमने देखा ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गई, के इनमें आकर्षण हुआ। तो इसका मतलब ये था कि इसके अंदर, यानी कि द्रव्य मतलब मैटर की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। किसी द्रव्य के गुणों की वजह से इसमें इस प्रकार का प्रेक्षण देखा गया, ओके। तो यहां पर फिर हम लोगों ने क्या कहा कि इसका और थोड़ा सा विस्तार करके हमने बोला घर्षण वैद्युतिकी क्या होती है, ठीक है। घर्षण वैद्युतिकी में किसी वस्तु के घर्षण द्वारा वैद्युतिकीकरण की घटना घर्षण वैद्युतिकी कहलाती है। यानी अगर हम लोगों ने जैसे देखा कि किसी चीज को रगड़ा, इसको जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा तो इसके अंदर कुछ ऐसा गुण आ गया जो इसका वैद्युतिकीकरण कर रहा है, के तो उसको हमने बोला घर्षण वैद्युतिकी। लेकिन प्रश्न ये होता है कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से ये सारी परिघटनाएं हो रही हैं, ओके।
और वो घटना थी, वो द्रव्य का वो गुण होता है आवेश। यानी आवेशों के कारण ये सारी घटनाएं किसके अंदर घटित हो रही हैं? ये घटनाएं प्रकृति के अंदर घटित हो रही हैं। यानी आवेश क्या है? क्या है आवेश? आवेश किसी द्रव्य का वह नैज गुण है जो विद्युत क्षेत्र के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अभी क्या होता है विद्युत क्षेत्र? इसको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोला जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, या फिर अभी आवेश को अगर हमें परिभाषित करना हो तो आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत बल का अनुभव करे। अब एक और टर्म आई आपके सामने, और वो टर्म थी विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है विद्युत बल? इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आवेश को हमें यहां क्या करना था? परिभाषित करना था, इसलिए हमने आवेश की परिभाषा दी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये नैज गुण है। नैज गुण का मतलब जो प्रकृति में है पहले से ही, हर द्रव्य के अंदर आवेश पहले से ही क्या है? उपस्थित है। और जब हम क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने की वजह से आवेश का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब क्या है? स्थानांतरण का मतलब है कि आवेश एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हमने ये कहा कि आवेश किससे स्थानांतरित हो जाएगा? आवेश स्थानांतरित हो जाएगा इस ग्लास रॉड से सिल्क के ऊपर, अथवा आवेश स्थानांतरित हो जाएगा किससे? फर्श से किसके ऊपर? एबोनाइट रॉड के ऊपर। अब ये कैसा क्या चीज स्थानांतरित होती है? तो जिस आवेश का स्थानांतरण होता है उन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहां पर बेसिकली हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मतलब है कि यहां से ये जो सिल्क रॉड है, ये जो सिल्क ग्लास रॉड है, और जब इसको सिल्क से हमने क्या किया, तो इस ग्लास रॉड से आवेश किस पे चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले जाएंगे? सिल्क के ऊपर चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी इसके अंदर कैसा? ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी धनात्मक रूप से आवेशित होगी। ऐसे ये वाली ग्लास रॉड भी धनात्मक रूप से आवेश होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से किस पे चले गए? सिल्क के ऊपर चले गए। ठीक है, और ऐसे ही एबोनाइट रॉड, यानी फर्श से कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर आ गए? एबोनाइट रॉड पे आ गए। तो एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई, ऋणात्मक रूप से क्या हो गई? ये आवेशित हो गई। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी धनात्मक आवेशित है और कौन सी ऋणात्मक आवेशित होती है? तो इसके अंदर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो उस वस्तु का कुछ भार, कुछ बहुत कम भार क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और जिसके ऊपर आ जाते हैं उसका कुछ भार थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। कहां से स्थानांतरण हो रहा है? या तो इस वस्तु से इस वस्तु पे हो रहा है, या इस वस्तु से इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उसका भार कम होगा, इसका मतलब वो धनात्मक आवेशित हो गए। और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसका भार बढ़ गया, इसका मतलब वो ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से ही ये यहां पर प्लस है और ये यहां पर माइनस है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये था कि ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं आवेश की वजह से घट रही थी। यानी हम आवेश का अध्ययन कर रहे हैं। आवेश कब? जब आवेश स्थैतिक है। ठीक है, चार्ज स्टैटिक है। ठीक है, तब हम लोग ये सारी घटनाओं का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है। अब एक प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेशों के गुण क्या हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला गुण आता है आवेश एक अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि 11th क्लास में आपने पढ़ी है, फिर भी बता देते हैं कि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो आपकी सदिश राशि होती है।
ठीक है, तो आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसका मतलब आवेश एक अदिश राशि है जिसका बीजगणितीय योग अथवा व्यवकलन किया जा सकता है। एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है डायरेक्टली। 2 + 3 5, 2 - 3 -1, इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग अथवा व्यवकलन किया जा सकता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, जो सदिश राशियां होती हैं, उनका सदिश योग अथवा सदिश व्यवकलन किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक का उदाहरण प्रोटॉन हो गया और ऋणात्मक का उदाहरण इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यानी चार्ज को कैटेगराइज किया गया, वर्गीकरण किया गया दो भागों में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और तीसरी जो इसका गुण था वो ये गुण था कि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, देखा ही हमने, प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, एक समान है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और माइनस ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक समान है। लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी प्लस और माइनस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं तथा संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और लिखा, क्वांटीकृत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि क्वांटीकृत का बेसिकली मीनिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटीकृत से क्वांटम एक वर्ड बनता है और क्वांटम से क्वांटम फिजिक्स बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्वांटीकृत का मतलब समझना बहुत जरूरी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, किसी भी चीज की, क्वांटीकृत का मतलब समझिएगा कि किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर देना। जैसे मार्कर है, इस मार्कर की हमने 10 रुपए कीमत क्या कर दी, डिसाइड कर दी। ठीक है, अब इस मार्कर को अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, ये 10 रुपए का एक मार्कर दे दिया, 10 रुपए ले लिए। ठीक है, फिर एक और 10 रुपए का दिया, 10 रुपए ले लिए। लेकिन यह संभव नहीं है, इस मार्कर को एक मार्कर तो बेचा और दूसरा मार्कर आधा तोड़कर बेच दिया। ठीक है, तो ये मार्कर जो है इसका सबसे पहला मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मूल्य हमने तय किया था, मिनिमम वैल्यू डिसाइड करी 10 रुपए, फिर उसका क्या किया, आदान प्रदान किया। तो ये आपका एक मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ये कहलाता है क्वांटीकृत होना। ठीक है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है कि इस मार्कर को आधा तोड़कर बेचा जा सके। वैसे ही चार्ज क्या है, क्वांटीकृत है, यानी चार्ज का मिनिमम मूल्य या मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर दी गई है। चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज की मिनिमम वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो कैसे जाएंगे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, पहला इलेक्ट्रॉन गया दूसरे पे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गया, एक और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन यह संभव नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए और फिर आधा इलेक्ट्रॉन गया, नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है, एक हमेशा एक इंटीजर या पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, या तो +1 या -1 या +2 या -2, इस तरीके से +1 -1 +2 -2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, 2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, 3। ठीक है, तो ये पूर्णांकों के रूप में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। यह संभव नहीं है कि 2.5 × 1.6 इतना इलेक्ट्रॉन कहां पे, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएं, यह संभव नहीं है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चले जाए, यह संभव नहीं है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन।
क्वांटीकृत इसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। तो इसीलिए चार्ज का आदान प्रदान Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई की फॉर्म में होता है, जहां n का मान 1 2 3 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन होगा एक पूर्णांक के रूप में, एक इंटीजर वैल्यू के रूप में ही इसका क्या होगा, ठीक है, आदान प्रदान होगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्वांटीकृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आवेश का विमीय सूत्र। धारा क्या होती है, आवेश बटा समय, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहां पर बात करें Q की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू टी के इक्वल Q की वैल्यू होगी। ओके, तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, धारा एक मूल मात्रक है। धारा को हमने फंडामेंटल यूनिट क्या किया है, डिफाइन किया है, जिसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, लेंथ भी नहीं है, समय t1 और धारा के लिए a1। तो इसका विमीय सूत्र होता है m0 L0 t1 a1 के इक्वल इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आवेश के इकाई की बात करें, ठीक है, तो आवेश की इकाई होती है MKS या SI यूनिट में, ठीक है। हमें पता है मात्रकों का सिस्टम 11th क्लास में पढ़ा, MKS CGS FPS सिस्टम होते हैं। तो MKS या SI सिस्टम में जो आपका चार्ज है उसको कूलाम में लिया जाता है, ठीक है, और CGS सिस्टम में उसको ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में लिया जाता है, ठीक है। और एक कूलाम किसके बराबर होता है, एक कूलाम 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU के बराबर होता है, ठीक है। आवेश की ESU छोटी इकाई है, कूलाम बड़ी इकाई है। इससे भी एक बड़ी इकाई होती है, उसे बोला जाता है फैरड, दैट इज कॉल्ड फैरड, ठीक है। फैरड, एक फैरड 96,500 कूलाम के क्या होता है, बेसिकली बराबर होता है, ठीक है। तो ये आवेशों के गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त आवेश का एक गुण ये होता है कि ये जो चार्ज है आपका, ठीक है, ये निश्चर राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक निश्चर राशि है। निश्चर का मतलब इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब अगर आवेश स्थिर है तो भी उसका मान नहीं बदलेगा, स्थिर आवेश का भी मान नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर आवेश गतिशील हो जाए तो भी उसका मान नहीं बदलेगा। अगर आवेश गति करेगा या गतिशील आवेश होगा तो उसका मान भी, ठीक है, नहीं बदलेगा। और अगर गतिशील को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर v का मान c से कम हो, यानी आवेश का मान स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश के वेग से कम हो, और v का मान प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो जब v का मान c से कम होता है तो न्यूटन की फिजिक्स चलती है, और जब v का मान लगभग c के बराबर हो तो आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत आ जाता है। तो इसी केस में अगर चाहे कोई भी केस हो, अगर आवेश प्रकाश के वेग के लगभग बराबर चलना भी चालू कर दे तो भी उसका मान नहीं बदलता। इस गुण को आवेश के निश्चरता का नियम कहते हैं। यानी आवेश कैसी राशि है, निश्चर राशि है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है, आवेश नहीं बदलता है। तो ये आवेश के कुछ गुण थे जो मैंने आपको यहां पर बताए, ठीक है। अब यहां पर इन गुणों में से सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपसे क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट क्या करिए, क्लियर करिए। धन्यवाद।